हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन्स। आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो जनरली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं, आज के इस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस को कवर कर रखा है तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे प्रोफेसर्स के अंडर डिज़ाइन करे हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारी टीम भी डिज़ाइन करती है आपके प्रिपरेशंस के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद लिमिटेड फी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको हर एक स्टेप में किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें जैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखना है। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो के द्वारा हम आपको अपडेट करते रहते हैं और आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले बता देते हैं। रिविजन पैकेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इसको जो कोर्स है हमारा, उसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी के साथ ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। ओके, सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा फॉर 50 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो पेपर 1 के लिए हम यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1500 MCQs रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स काफ़ी सिंपल नोट्स हैं, इंटरव्यू में भी आपके काफ़ी हेल्प करते हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आपकी बची हुई है, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको मॉक टेस्ट से पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। तो ये कंप्लीट हम आपको प्रिपरेशन हम आपको देते रहते हैं। कुछ ना कुछ दिनों में हम आपको टास्क देते रहते हैं हमारे कोर्स में, जिससे कि आप इजीली आपके एंट्रेंस टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाओ। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 के लिए भी हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स देखने मिलता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अगेन विथ 100% पासिंग गारंटी है। अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप पर विजिट कर पेपर 2 का भी आप स्टडी मटेरियल को आप हमसे एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs। पहला प्रश्न, उस विधि का नाम बताइए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। नेम ऑफ द फॉलोइंग विच डील्स विथ ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम केवल एक टाइम पर किसी एक पर्सन के बारे में या फिर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करते हैं। यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें हम एक ही समय पर केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक ही किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी विषय पर डिटेल में उसको बढ़ावा देते हैं, उस योजना को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये कौन सी विधि होती है, हमें ये पता करना है इस प्रश्न में। तो याद रखिए, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन पर हम स्टडी करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिटेल में स्टडी करते हैं एट अ टाइम, यानी उसी टाइम पर, तो उस मेथड को, उस विधि को हम कहते हैं केस अध्ययन और केस स्टडी। अब ये होता क्या है केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में केस स्टडी पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने ही मिलता है। सो केस स्टडी क्या होता है, ये एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। अब केस स्टडी में आप क्या करते हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और जल्दी से समझ में आ जाए। अब हमने एक एग्जांपल लिया, हम ये देख रहे हैं कि मुझे आईफोन लॉन्च करना है। ठीक है, आईफोन का नया वर्जन आया है, मुझे आईफोन लॉन्च करना है। सो मैं क्या करूंगी,
आईफोन के लॉन्चिंग से पहले, आईफोन जब मैं लॉन्च कर रही हूँ, जब मार्केट में आईफोन लॉन्च हो रहा है, उसके पहले आईफोन पर टेस्ट करा जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लिया। तो याद रखिएगा, केस स्टडी में हम क्या करते हैं, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं किस लोगों का ग्रुप बनाऊंगी, 4 to 5 लोगों का जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, ओके, जो जिनको फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है, ओके, जिनको जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको ज्यादा नॉलेज है, प्रोग्रामिंग, ओके, सो उन लोगों को मैं अपने स्टडी में चूज करूंगी। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 to 5 एक्सपर्ट्स को चूज कर लिया। अब इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कहेंगे कि यहाँ पर आईफोन की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, न्यू वर्जन है तो कैमरा पिक्सल अच्छा होना चाहिए, ओके, ऐप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज और होनी चाहिए। सो इस तरीके से इस ग्रुप में ये डिस्कशंस होते हैं। सो इस डिस्कशन से आप जब भी कोई ग्रुप में डिस्कस करते हो, आप भी कोई बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में स्टडी बात कर रहे हो, किसी ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आपको वहां पर डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में, ओके। जब भी हम किसी ग्रुप में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो हमें डेटा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। तो याद रखिएगा, वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में हमें किस रिसर्च में डेटा मिलता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलता है। सो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है आपका केस स्टडी, जिसके हेल्प से आप डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सो ये मेथड होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है। याद रखिएगा, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 2-3 टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से रिसर्च में आप किस टाइप से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कि आप ये क्वालिटेटिव टाइप का डेटा आपके पास प्रेजेंट मिलता है या फिर आप क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा आप एकत्र करते हो। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए, केस स्टडी जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा को गैदर करते हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 4 to 5 लोगों का ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशंस करते हो और उसके थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और किसी प्रॉब्लम के बारे में आप स्टडी करते हो केस स्टडी में। सो याद रखिए, केस स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक पर, सिर्फ एक ही पर्सन पर या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केस स्टडी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक की बारी देख लेते हैं। क्वेश्चनएयर क्या होता है, क्वेश्चनएयर में एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। सो ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो और इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप एट ए टाइम बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, बस एक ही टॉपिक पर नहीं। सो इसलिए इस प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इसमें भी आप किसी एक्सपर्ट्स के बारे में उनका इंटरव्यू लेते हो, ओके, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो। यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बनाते हो, किसी डिस्कशन नहीं होते, लेकिन आप कोई इंटरव्यू लेते हो, एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हो और उनके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केस स्टडी और केस अध्ययन। अगला प्रश्न, केस स्टडीज केस स्टडीज है। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी क्या होती है, क्या हम केस स्टडी में क्या करते हैं, हमें ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। सो हम इस प्रश्न में जो एक एक आपको विकल्प दिए गए हैं उन सारे विकल्प को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्या होता है, बेसिकली हम केस स्टडी में क्या कंडक्ट करवाते हैं, किस चीज को एग्जामिन करते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रश्न में देख लेंगे। सो यहाँ पर हम पहले विकल्प ए देखते हैं। विकल्प ए हमें बोल रहा है स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, अनुवंशिकी की और सूक्ष्म जीव ज्ञान के क्षेत्रों में किए गए अध्ययन। यानी यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ओके, ये बायोलॉजिकल एरियाज होते हैं, कि सिर्फ इन्हीं को स्टडी करने के लिए, यही स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए
हम केस स्टडी, जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया जिसमें हमने मोबाइल के लॉन्चिंग पर देखा था। ओके, केस स्टडी आप किस भी फील्ड में कर सकते हो, जो फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, ड्रग्स पर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल ही फील्ड में करो, आप दूसरी किसी भी फील्ड में कर सकते हो। आप कोई न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहे हो या फिर आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी करा है, सो उसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाकर। तो जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में आप सिर्फ किसी जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड आप किसी माइक्रोब्स पर आप स्टडी करो। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। देन डायरेक्टली हम विकल्प सी देखेंगे, और रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट। आप क्या करो, आप जो कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, उस पर आप रिपोर्ट बना रहे हो। पॉलिटिकल जो सोशो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है, उस पर आप क्या कर रहे हो, उनको मेंशन कर रहे हो, उनको एनालाइज करके उस पर रिपोर्ट बना रहे हो। सुनिए, केस स्टडी में आपको कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप बस किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो, आप स्टडी के बारे में स्टडी को कंडक्ट करवाते हो और उस पर डिटेल में उसको बताते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, स्वस्थ और स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान। नहीं, यहाँ पर हेल्थ और सैनिटाइजेशन यही इसी स्पेशल रिसर्च, इसीलिए रिसर्च नहीं की जाती, इसीलिए हम केस स्टडी नहीं करते। यस, हम तो बात करेंगे, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है उस पर हम केस स्टडी में डिस्कस कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन से भी रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इसी एरिया में आप कहोगे कि इसी एरिया में केस स्टडी करी जाती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी हर एक टॉपिक पर की जाती है, हर एक विषय पर की जाती है, जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल फील्ड से ही हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अब रिमेनिंग आपका एक ही ऑप्शन रह गया, जो क्या है, एन इन-डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों के गहन परीक्षा। तो ऐसा आप क्या करते हो, यहाँ पर किसी एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ उस टॉपिक को एग्जामिन करते हो, क्यों ऐसा हो रहा है, कि पर्टिकुलर डिसीज हो रही है, कि पर्टिकुलर फेनोमेना आकर नहीं हो रहा है, उसको डिटेल में आप एग्जामिन करते हो और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में आप बताते हो, उसके बारे में डिस्कशंस करते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो यही करते हो। सो याद रखिएगा, केस स्टडी में आप डिटेल में उस चीजों को, उस सब्जेक्ट को, और पर्टिकुलर टॉपिक को, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको रखकर आप डिटेल में उसे एग्जामिन करते हो। सो उसी को हम कहते हैं केस स्टडी। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। अगला प्रश्न, एक तथ्यात्मक प्रयोगों में हम, इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स वी। सो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में यानी तथ्यात्मक प्रयोगों में हम क्या करते हैं बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर 1 और 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी। सो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ही तरह होता है। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको टर्म्स देखने मिलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी वही टर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सो याद रखना है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्चर्स है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं, जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके पास, यानी 2 से ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ओके,
दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर साइमल्टेनियसली स्टडी परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट और चेंज करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट्स में हम स्टडी करते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, थर्ड होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है डिटेक्ट करने में इंटरैक्शन अमंग वेरिएबल्स। ओके, यानी इंटरैक्शन डिटेक्शन। ओके, इंटरैक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है रिसर्चर का अमंग वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल्स में कुछ लेवल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ लेवल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इंटरैक्शंस हो रहे हैं ये डिटेक्ट करने में रिसर्चर को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डोसेज और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइकोथेरेपी। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में और फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसे कहते हैं फैक्टर्स। इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। सो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स ले लिए, डोसेज एंड साइकोथेरेपी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स के डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे कि डोसेज का लेवल्स किस तरीके से हो सकता है, हाई, मीडियम, लो। ओके, और लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से डोसेज के तीन लेवल्स हो गए। अब साइकोथेरेपी, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो साइकोथेरेपी के लिए अपने पेशेंट्स को बुला रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो दो काउंसलिंग कर रहा है, एक हाई काउंसलिंग हो रही है और एक लो काउंसलिंग हो रही है। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर रिसर्चर, किसी पेशेंट को ज्यादा बार विजिट करने बोल रहे हैं डॉक्टर के पास और किसी पेशेंट्स को कम बार विजिट करने बोल रहे हैं। अब किस तरीके से ये स्टडी हो सकती है कि यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट कर रहे हैं, इनका कैसा इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने क्या करा, जो डोसेज लेवल है यहाँ पर किसी को हाई डोसेज लेवल दे दिया और कम काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को मीडियम डोज देकर उसे कम बार काउंसलिंग पर बुला रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को लो डोसेज देकर उसको ज्यादा बार काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सो ये स्टडी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है इस डिजाइन को। और ये जो स्टडी हमने परफॉर्म करी, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया इसे हम कहते हैं 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब 3 क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डोसेज का जैसे आप देख रहे हो लेवल क्या है, हाई, मीडियम और लो। सो ये हो गया आपका 3। और साइकोथेरेपी के आपके कितने लेवल्स थे, 2, एक आप हाई काउंसलिंग के लिए बुला रहे थे और एक लो, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 3 और 2 ये दो ही फैक्टर्स है। ओके, दो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इस स्टडी को हम कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो हम जल्दी से जल्दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे हम रिवाइज कर लेंगे पॉइंट्स को देखकर। पॉइंट 1 में हमने देखा कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम हेरफेर कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंट 2, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आप 2 और मोर यानी 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट 3, आप क्या कर सकते हो, रिसर्चर को यहाँ पर अलाउ होता है ये इंटरैक्शन देख सकते हैं अमंग द वेरिएबल। एंड जैसे हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल लिया डोसेज और साइकोथेरेपी, इसे कहते हैं फैक्टर्स, इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमने यहाँ पर लेवल डिसाइड कर लिए थे इनके, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। और इस फैक्टर्स को हम इस स्टडी को कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।
सो ऑप्शन ये बता रहा है टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम। यहाँ पर हम एट अ टाइम एक ही फैक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मल्टीपल फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी कैन नॉट एस्टिमेट इंटरैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट 3 में बताया, हम इंटरैक्शंस को ही देखते हैं, किस तरीके से हाई डोसेज देने पर हम लो काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेवल आर टेस्ट है, यानी आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशंस लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे वेरिएबल्स लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स लेके, उनके सारे कॉम्बिनेशन लेकर उस पर टेस्ट परफॉर्म करोगे। सो यही होता है आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन में एक मुख्य प्रभाव डैश होता है। इन अ फैक्टोरियल डिजाइन अ मेन इफेक्ट इज दी। सो फैक्टोरियल डिजाइन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। सो मेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो फैक्टोरियल डिजाइन में जैसा हमने देख लिया, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, फैक्टोरियल डिजाइन में मेन इफेक्ट यानी एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपकी जो स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो किसमें, आपकी फैक्टोरियल डिजाइन में, जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो रहा है। ओके, उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या बताता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे, जो आउटकम्स आ रहे, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव आपको दिख रहा है, ये किस वजह से दिख रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से, जो मल्टीपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करा है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा, तब आप कहोगे कि उसका मेन इफेक्ट है। मेन इफेक्ट का मतलब मेन चीज। ओके, मेन इफेक्ट मतलब मेन चीज किसकी वजह से। ओके, मेन इफेक्ट ही आपको बता रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट अगर आप देखोगे, सो फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी आपके आश्रित जो चर है उसका किस तरीके से प्रभाव हो रहा है स्वतंत्र चर पर, ये हम देखते हैं। स्वतंत्र चर पर जो भी प्रभाव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो आश्रित चर की वजह से हो रहे हो, तो उसे हम कहेंगे मेन इफेक्ट इन अ फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे थे, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंबाइंड इफेक्ट यानी सारी चीज का इफेक्ट हो जाएगा उसमें, जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल है शायद वो भी हो सकता है कि उसको अफेक्ट करे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं बोल रहा है, ये कंबाइनिंग इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, जो सारे चर है उसके इफेक्ट। सो नहीं, मेन इफेक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रभाव देखने मिल रहा है वो आश्रित चर का ही होना चाहिए, स्वतंत्र चर पर। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी स्वतंत्र चरों का पारस्परिक प्रभाव और आश्रित चर पर उनका प्रभाव। नहीं, हम इंटरैक्शन नहीं देख रहे। इंटरैक्शन यानी उनके लेवल्स के बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरैक्ट कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। मेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही वजह से आपका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ आपके स्वतंत्र चर का ही इफेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर पर प्रत्येक स्वतंत्र चर का प्रभाव। ओके, अगला प्रश्न। और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमें इस प्रश्न में पता करना है। सो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ये एक फैक्टोरियल डिजाइन का ही टर्म होता है। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है
जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 2 into 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितने टर्म्स है 1 और 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इस स्टडी में यूज करे गए होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक और 2 देता आपको into 2 और होता, तो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए होते 3, अब और 2 होता यानी 4। सो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 into 2 दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 into 2 दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया है। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपको 2 दिया गया है, मतलब जो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें 2 लेवल हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसी तरीके से सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें भी और 2 लेवल आपके चूज करे गए होंगे। किस तरीके से, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब मान लीजिए आप किसी प्लांट की ग्रोथ पर स्टडी कर रहे हैं, ओके, प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हो। सो उस केस में आपने क्या करा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया आपने, ओके, आपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया। जैसे आपने चूज कर लिया वाटर और फर्टिलाइजर, ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर और सेकंड है फर्टिलाइजर। आप ये देख रहे हो कि वाटर के लेवल को और फर्टिलाइजर के लेवल के बीच में इंटरेक्शन देखोगे, इनका इफेक्ट देखोगे कि प्लांट की ग्रोथ पर किस तरीके से इन दोनों वेरिएबल का इफेक्ट हो रहा है। अब वाटर का आपने 2 लेवल चूज कर लिया। अब यहाँ पर वाटर और फर्टिलाइजर ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में क्या कहते हैं, फैक्टर्स। सो वाटर और फर्टिलाइजर इनको हम कहेंगे फैक्टर्स, और इनके क्या होते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर, जिसे हम कहते हैं लेवल। अब वाटर का क्या लेवल हो सकता है, वाटर के 2 लेवल हो सकते हैं। आप या तो आप हाई लेवल में वाटर दे रहे हो प्लांट को, या फिर लो लेवल में। किस तरीके से आप दोगे, मान लीजिए आपने 20 लीटर्स वाटर दिया और 10 लीटर्स वाटर दिया अपने प्लांट को, तो यहाँ पर आपने लेवल सेट कर लिया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का भी आप कुछ लेवल दोगे, आप कुछ फर्टिलाइजर डालोगे, ओके, आप हाफ kg फर्टिलाइजर डालोगे, कभी आप 1 kg फर्टिलाइजर डालोगे आपके पूरे गार्डन एरिया में, और आप देखोगे कि आपकी प्लांट ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही टर्म दिया गया है, 2 into 2, ओके। अब यहाँ पर वाटर के 2 लेवल यूज करे गए होंगे और फर्टिलाइजर के 2 लेवल, इसीलिए यहाँ पर बताया गया आपको 2 into 2, ओके, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करा है स्टडी में, इनिशियली 2 डिजाइन को एक ही स्टडी में कंबाइन कर सिंगल स्टडी परफॉर्म करी गई, ओके। किस तरीके से, इनिशियली क्या करा गया, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया, ओके, वाटर और फर्टिलाइजर। सो ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनको कंबाइन, इन पर एक ही सिंगल स्टडी करी गई, सिंगल स्टडी में ही इन दोनों वेरिएबल्स पर स्टडी करी गई, ये डिजाइन कैरी आउट करी गई। सो इसे हम कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अनिवार्य रूप से 2 डिजाइन हैं जिन्हें एक ही अध्ययन में जोड़ा गया है, ओके। 2 डिजाइन है यानी वाटर और फर्टिलाइजर है, ये आपके हो गए 2 डिजाइन जिन्हें एक ही अध्ययन में स्टडी करी गई, एक ही सिंगल स्टडी में इन पर रिसर्च करी गई, इससे हम कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी बता रहा है कंटेन्स 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही फैक्टर्स कहते हैं। सो यहाँ पर 2 ही फैक्टर्स यूज करे गए। अब यहाँ पर और 2 into 2 और होता, तो इस केस में आप कहते हो कि 4 हो सकते थे फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दिया गया है, 2 into 2। सो यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आपका गलत उत्तर हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी, does not have enough factor to show interaction, इंटरैक्शन दिखाने के लिए पर्याप्त कारक नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है कि फैक्टर्स ही नहीं है इनफ के जो इंटरैक्शन दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फैक्टर्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरैक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। It is initially 2 design that have been combined into a single study. Single study में ही 2 डिजाइन को combine करा गया, इसे हम कहते हैं 2 into 2 factorial. So that's it. And to determine whether a set of observed frequencies differ from their corresponding expected frequencies, we could apply the. ये निर्धारित करने के लिए कि क्या परीक्षित आवृत्तियों का
एक सेट उनकी संबंधित अपेक्षित आवृत्तियों से भिन्न होता है, हम लागू कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है कुछ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। ये दोनों भी फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे पता लगाने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे, यानी प्रेक्षित आवृत्तियों और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच के जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पता लगाने के लिए हम किस परीक्षण का उपयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। अब हमें समझ में आ गया कि इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी क्या और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी क्या, यानी हमें इन दोनों भी वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो गेस करते हो, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी जो आपको रिजल्ट आने पर पता चलते हैं। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपने कुछ एग्जाम देकर आ गया, आपने आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देकर आ गया। ओके, तो उस पर आप एग्जाम देकर आ गए, आप आ गए घर पर और आपने देखा कि आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क करे थे, आपने उसको कैलकुलेट कर ये पाया कि आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं 80% आ रहा है आपके, ठीक है, 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए। लेकिन रिजल्ट आने पर आपको पता चला कि आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट आए। ओके, यानी यहाँ पर आपने क्या एक्सपेक्ट करा था कि आपके 80 जो क्वेश्चन है ये करेक्ट आए हैं। ओके, लेकिन आपको जो एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको 70 मार्क्स मिले हैं, 70%। ओके, और 70 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होगा ये पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी काय स्क्वायर परीक्षण का हम यूज करेंगे। अब याद रखिएगा, काय स्क्वायर टेस्ट और काय स्क्वायर परीक्षण जो होता है ये आप 1 और 2 सैंपल्स पर अप्लाई नहीं करते हो, ये ज्यादा सैंपल्स पर अप्लाई करा जाता है। ओके, तो ये आपको मैंने जो एग्जांपल दिया बस ये समझने के लिए दिया था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो होती है ये क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं। अब काय स्क्वायर टेस्ट याद रखिए ज्यादा सैंपल्स पर करा जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और काय स्क्वायर टेस्ट जो होता है हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपको ध्यान से आपको फोकस रहकर सुनना है। आप कभी नहीं बोलोगे कि काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और आपका गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 1000 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है। ओके, अब यहाँ पर आपको स्टडी करना है, आपको ये देखना है कि 1000 जो क्वेश्चन पेपर्स है और जो एग्जामिनर ने डिजाइन करे हैं उनमें क्या एग्जामिनर बायस है किसी ऑप्शन की तरफ, यानी आपको ये देखना है कि 1000 क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स के ऑप्शन ए में ज्यादातर है या फिर ऑप्शन बी में ज्यादातर है। मान लीजिए आपको ये देखना है कि आपने ये पाया कि जो एग्जामिनर का बायस है वो है ऑप्शन बी पर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो आपको ये स्टडी करना है यहाँ पर। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने 1000 क्वेश्चन पेपर का सेट ले लिया। अब 1000 क्वेश्चन पेपर है तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर पर स्टडी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको सैंपल लोगे। सैंपल में आपने क्या करा, 100 क्वेश्चन पेपर रख लिया। ओके, 100 क्वेश्चन पेपर आपने रख लिया। अब आप क्या करोगे, इस 100 क्वेश्चन पेपर्स को आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कुछ गेस कर सकते हो कि हो सकता है कि एग्जामिनर का बायस कुछ ऑप्शन पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एग्जामिनर का कुछ बायस नहीं होगा, हर एक ऑप्शन को प्रॉपर चांस मिला होगा, यानी हर एक जो क्वेश्चन है उनमें जो ऑप्शंस पूछे ऑप्शन का आंसर होगा उनका प्रॉपर वेटेज होगा। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ एक्सपेक्ट कर लिया। ओके, आपने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया। अब किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी क्वेश्चन के, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या हो सकता है 25% जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से 25% ऑप्शन बी हो सकता है क्वेश्चंस का आंसर, उसी तरीके से 25% ऑप्शन सी एंड 25% ऑप्शन डी हो सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है, यानी आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उस पर स्टडी करोगे, और स्टडी करने के बाद आपने ये पाया कि
30 क्वेश्चंस जो है 30% जो क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो ऑप्शन ए हैं। 35% यानी 35 क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। उसी तरीके से आपने ऑप्शन सी देखा 15% यानी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन सी है और इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन जी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल में आए हैं या फिर बाय चांस आए हैं। ओके, एक्चुअल में क्या रिसर्चर ने यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा दिया है कि या फिर रिसर्चर का बायस किसी एक ऑप्शन पर है, आप ये देखोगे। ओके, अब कई बार क्या होता है एग्जामिनर का बायस हो जाता है किसी ऑप्शन पर, जिसकी वजह से कई लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये स्टडी करना है। अब यहाँ पर जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ओके आपके यहाँ पर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो है 30, 35, 15 एंड 20। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे ये बाय चांस आ रही है या फिर रिसर्चर ने यानी रिसर्चर ने ऐसे ही दे दिया या फिर रिसर्चर का बायस है किसी ऑप्शंस की तरफ। ये देखने के लिए इन दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करोगे, किस परीक्षण का यूज करोगे? काय स्क्वायर टेस्ट, जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, काय स्क्वायर परीक्षण और काय स्क्वायर टेस्ट। सो याद रखिएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है ये पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यानी काय स्क्वायर परीक्षण का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी प्रेजेंट, स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होगी। सो इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। इस टेबल को रीड करके, इस टेबल का यूज करके हमें बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होंगी। इस टेबल के हेल्प से हमें ये पता लगाना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये कौन सा टर्म है, ये कहाँ से आया है? सो उसके लिए जैसे कि हम काय स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे हैं यानी गुडनेस ऑफ फिट पढ़ रहे हैं। सो काय स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि काय स्क्वायर टेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ओके, तो काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? काय स्क्वायर का कुछ इस टाइप से सिंबल होता है, उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया काय स्क्वायर। हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस को पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं और ये काय स्क्वायर टेस्ट का सिंबल है। ओके, अब सबमिशन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है एडिशन। ओके, इस साइन का मतलब होता है एडिशन यानी आपको ऐड करना होता है सारे चीजों को, आप सारे वैल्यूज पुट करते हो और उसमें आपको ऐड करना होता है। ओ आई का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इस टेबल में हमें एक कॉलम दिया गया है। ई आई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो ये हो गया आपका काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें हमने यहाँ पर जो भी टर्म्स है इस फॉर्मूले में हर एक टर्म को हमने देख लिया, सबमिशन, ओ आई, ई आई क्या होता है। ओके, अब हमने ये देख लिया काय स्क्वायर टेस्ट। अब आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो काय स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यानी फ्रीडम जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है याद रखिएगा कि आपके पास कुछ सैंपल साइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने क्या पता लगाया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये कुछ 7 डेज है। ओके, और 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने, हम एग्जांपल लेते हैं कि 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, हर दिन पर मंडे के दिन 246, ट्यूसडे के दिन 246, यानी सेम बच्चे इतने आ सकते हैं। हाँ, इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि रोज इतने बच्चे आना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है यानी मान लीजिए टीचर ने अटेंडेंस लिया होगा, उसके बाद उनको पता चला कि रोज इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो इन दिनों में इतनी अटेंडेंस है बच्चों की। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे सैंपल्स।
सैंपल्स पर हम स्टडी करते हैं। ओके, chi स्क्वायर टेस्ट में आप क्या करोगे, सैंपल्स पर, जैसे हमने पिछले भी प्रश्न में देख लिया, क्या करा था हमने, 1000 क्वेश्चन पेपर के सेट थे, उसमें से हमने 100 ले लिया था। सो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके डेज होते हैं वीक में, उस पर स्टडी करी गई है। सो यहाँ पर ये क्या हो गए आपके, ये सैंपल हो गए। सो सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल साइज यानी स्मॉल एन। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो chi स्क्वायर टेस्ट में ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर और कुछ दूसरी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है इसमें। मान लीजिए ये टोटल ये पूरा x वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चांस होगा, एक ही चांस होगा कि आप किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको कोई एक वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आपको क्या हो सकता है इस केस में, OI EI पता होगा यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पता होगा, आपको chi स्क्वायर टेस्ट यूज निकालना होगा। समटाइम्स आपको chi स्क्वायर टेस्ट दिया होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दिया होगा, आपको ऑब्जर्व निकालना होगा। तो ऐसा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, जिस पर आपका फ्रीडम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर -1 है, यानी एक चांस है आपके पास कि एक आप उससे पता लगाओ, एक ही चांस होता है कि आपके पास कोई एक ही वेरिएबल का आप पता लगाते हो। यहाँ पर क्योंकि एक ही वेरिएबल है, इस और जो फॉर्मूला है chi स्क्वायर टेस्ट का, जो फॉर्मूला है यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, यानी एक ही चांस है कि आप यहाँ पर एक ही वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -1। एन क्या होता है आपका सैंपल साइज, और -1 ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है सैंपल साइज माइनस आपके पास एक चांस होता है कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करे। अब यहाँ पर ये सारे क्या हो गए हमारे सैंपल्स, क्योंकि हमने इन सारे डेज को पता लगा, इन सारे डेज पर हमने स्टडी करी, मंडे के दिन कितने आ रहे, ट्यूसडे के दिन कितने आ रहे। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टू संडे, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए, टोटल 7 डेज हो गए। ओके, 7 - 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन C 6। ओके, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, chi स्क्वायर वितरण का आकार डैश है। सो इस प्रश्न में पता लगाना है कि chi स्क्वायर वितरण का आकार कैसा होता है, यानी chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरीके से होता है। लेफ्ट स्क्यूड होता है, यानी बाएं तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होता है, इंफॉर्मेशन बाएं साइड में ज्यादा प्रेजेंट होगी। राइट स्क्यूड यानी दाएं साइड में आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा, राइट तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा। या फिर यूनी मॉडल होगा, यानी सिमेट्रिकल। यूनी मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके डेटा में एक पीक हो, यानी कुछ इस टाइप का आपका डेटा दिखेगा और सिमेट्रिकल होगा। बाय मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके 2 पिक्स होंगे और दोनों भी सिमेट्रिकल होंगे, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये होता है यूनी मॉडल और बाय मॉडल, कि आपका डेटा ऐसा होता है, आपका chi स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से शेप का होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होना चाहिए, बस इतना ही है यहाँ पर। ओके, अब chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका शेप होता है राइट स्क्यूड, यानी दाएं तरफ आपका जो डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के दाएं साइड में आपका जो डेटा होगा वो ज्यादातर डेटा दाएं तरफ प्रेजेंट होता है। अब किस तरीके से, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यू, ओके, पॉजिटिव स्क्यू यहाँ पर देखना है आपको, पॉजिटिव स्क्यू इस डायग्राम में। पॉजिटिव यानी राइट स्क्यूड, जिसमें आपका जो डेटा होता है यहाँ पर राइट साइड में ज्यादातर डेटा आपका प्रेजेंट होगा। इसीलिए आप देख रहे हो इस फिगर में आपका जो मीन है, इस फिगर में जो मीन है ये भी राइट साइड में लाई कर रहा है। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, यानी ज्यादातर वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है आपकी, वो आपका मीन बताता है। इसके पहले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया मीन क्या होता है। मीन यानी एवरेज वैल्यू, ज्यादातर वैल्यू आपकी कहाँ लाई कर रही है डेटा में। ओके, तो मीन है यानी आपका यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा डेटा प्रेजेंट है, इसीलिए मीन भी यहाँ पर लाई करता है। ओके, राइट स्क्यूड का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है यहाँ पर
राइट साइड में ज्यादातर लाई करता है, ज्यादातर डेटा आपका राइट साइड में लाई करता है, लेकिन आपका जो पीक है ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, लेकिन ज्यादा डेटा इस रीजन में लाई करता है। सो इससे हम कहते हैं राइट स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड भी हम कहते हैं। सो याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ये राइट स्क्यूड होता है, यानी दाएं तरफ ज्यादा डेटा आपको मिलेगा। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दाएं तिरछा यानी राइट स्क्यूड। अगला प्रश्न, Which of the following values of the chi-square distribution cannot occur? chi-square वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा मान नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि chi-square वितरण का यानी chi-square distribution के दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो नहीं हो सकती, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, chi-square distribution में कौन सी वैल्यू अकर नहीं हो सकती है, ये हमें पता लगाना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको chi-square का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। काय स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया था, आपको समझा दिया था बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला किस तरीके से होता है। सो याद रखिएगा, काय स्क्वायर का फॉर्मूला होता है काय स्क्वायर सबमिशन ऑफ ओ आई यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज माइनस ई आई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो ये होता है आपके काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का और काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस प्रश्न में कि कौन सी वैल्यूज दिए गए ऑप्शंस में से नहीं हो सकती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप हर एक नंबर जो है ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो नेगेटिव में है। सो ओ आई माइनस ई आई ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो अगर वो माइनस में भी है तो वो ऐड यानी आपको एडिशन में मिलता है, माइनस साइन निकल जाती है। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर माइनस साइन निकल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बता देती हूँ। मान लीजिए यह है काय स्क्वायर, ओके, सबमिशन ऑफ ओ आई, मान लीजिए ओ आई है आपका 4 माइनस ई आई एक्सपेक्टेड आपका है मान लीजिए 10। ओके, आपने एक्सपेक्ट करा 10 लेकिन आपको रियल में वैल्यू मिल रही है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जो कि है 10। ओके, हमने यहाँ पर लिख लिया। हम सबमिशन ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 10 है। ओके, 10 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस 6 आएगा डिवाइडेड बाय 10। सो माइनस 6 का अगर आप स्क्वायर लेते हो जो कि होता है 36, सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको। आप जितने भी अगर आप जितना भी ज्यादा आपको नंबर मिल जाए, जितना भी नेगेटिव में नंबर मिल जाए उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो याद रखिएगा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ऑप्शन ए में नेगेटिव वैल्यू दी गई है, चाहे वो 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, लेकिन -1 -2 माइनस में अगर जितने भी वैल्यूज है ये आपकी नहीं हो सकती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कौन सी वैल्यू है जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं हो सकती है वो होती है माइनस में जो वैल्यूज होती है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, What must be true about the expected values in a chi-square test? chi-square परीक्षण में अपेक्षित मूल्यों के बारे में क्या सत्य होना चाहिए? So, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि chi-square टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसके बारे में क्या सही है। chi-square टेस्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है उसका मूल्य, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्या 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर याद रखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये रूल है काय स्क्वायर टेस्ट का, ये कुछ रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सैंपल्स पर आपको स्टडी करनी चाहिए, कि क्या आपके वैल्यूज कितने होने चाहिए, ये एक रूल है। यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका कोई इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसको आपको समझना है। बस आपको इतना याद रखना है कि काय स्क्वायर टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है आपकी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, आपको याद रखना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में यानी अपेक्षित मूल्य जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं ये 5 के इक्वल होनी चाहिए और 5 से
ज्यादा होनी चाहिए, 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और जिसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काई स्क्वायर टेस्ट में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, आपके जो सैंपल्स होते हैं जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, उनकी साइज ज्यादा होती है, उनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। आप काई स्क्वायर टेस्ट का अगर उपयोग कर रहे हो, अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे हो, तो आप एक दो सैंपल पर स्टडी करने के लिए नहीं करते हो। काई स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर सैंपल्स पर स्टडी करी जाती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैंपल्स पर काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पर ही, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर कर ही स्टडी करी जाती है। सो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि काई स्क्वायर टेस्ट के में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो वो वैल्यूज होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये रूल है आपका, बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दैट्स इट। एंड तृतीयक स्रोत डाटा का लाभ है, बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डाटा इज दैट। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं। मतलब आपके जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा ये होता क्या है। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपके दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स खुद जनरेट करते हैं, उस डेटा को रिसर्चर खुद डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं, खुद डेटा जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका द्वितीयक डेटा क्या होता है, वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध हो, पहले से ही प्रेजेंट हो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई डेटा को जनरेट नहीं करते हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब द्वितीयक आपका डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह में पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा होता है इसका फायदे क्या होता है, इसका लाभ क्या है। सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये प्रयोजना विशिष्ट होता है। नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, कोई किसी दवाई पर काम कर रहा है, कोई किसी ड्रग्स पर काम कर रहा है, सो उसके वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी सोर्स मतलब अवेलेबल डेटा होगा उसकी हेल्प लेगा। ऐसा पर्सन जो किसी और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई सोशल सर्विसेज पर रिसर्च कर रहा है, सो वो अपने टॉपिक के हिसाब से, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से वो अपने सेकेंडरी सोर्स डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होगा, जो भी उस टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च की होगी उसका रेफरेंस लेगा वो। जरूरी नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक हो आपका सेकेंडरी डेटा, ये तो सेकेंडरी डेटा का, आपका सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट नहीं होगा, आपके द्वितीयक स्रोत डेटा का फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज टाइम बाउंडेड, मतलब यह समय विद्युत होता है। नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई समय का बंदिश नहीं होती है, आपको समय समय होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है आपके पास, जो भी आपके वो डेटा है, डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में आपको डेटा लेना होता है, आप कभी भी ले सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, समय समय ही समय होता है आपके पास। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है ये टोटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा विकल्प। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट इज इंटरनल डेटा, मतलब ये आंतरिक डेटा होता है। इंटरनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। मतलब इंटरनल डेटा जो आप खुद जनरेट करते हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, मतलब आंतरिक डाटा। आंतरिक डाटा क्या होता है, जो आप खुद से बनाओगे, ऐसा डेटा जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद से बनाओगे उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा। सो आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, ये आपका आंतरिक डेटा नहीं होता है,
सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, इट सेव्स इमेंसली टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका जो कॉस्ट है मतलब मनी है उससे भी बचाता है, मतलब आपके जो समय के में भारी बचत करता है। ओके, आपका समय एज वेल एज आपका जो पैसे है वो दोनों भी चीजों को बचाता है। याद रखिएगा सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम भी बच जाता है आपके पास और कॉस्ट भी, यहाँ पर आपका पैसे भी खर्च नहीं होता है ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये लागत और समय में भारी बचत करता है। इट सेव्स इमेंसली इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। अगला प्रश्न, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग रिपोर्ट। अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में शामिल कदमों को व्यवस्थित करो। इस क्वेश्चन में हमें रिपोर्ट राइटिंग में, आप जब भी रिपोर्ट लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग में आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, उन स्टेप्स को हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब अनुसंधान में अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट लिखने में कौन से विकल्प होंगे, वो सारे विकल्पों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सो याद रखिए रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है आपकी, जिसमें आपने जो भी आपके रिसर्च का काम होता है, आपने जितने भी रिसर्च करी है 3 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स, तो आप आपके रिसर्च का पूरा काम इस रिपोर्ट में मेंशन करते हो कि आपने उतने ईयर में क्या क्या काम किया, किस टॉपिक पर आपने रिसर्च किया, कैसे रिसर्च किया, वो सारा बताते हो आपके रिपोर्ट में। तो जब आप रिपोर्ट लिखते हो आपके रिसर्च में, सो रिपोर्ट लिखने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हो, हमें ये बताना होगा इस क्वेश्चन में। तो हम एक एक कर सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और हम उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, मतलब आपकी जो रिसर्च का काम है उससे आप बता रहे हो, तो सबसे पहले जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें लॉजिकल एनालिसिस करोगे, अपने आपके सब्जेक्ट में क्या क्या किया, आप पहले एनालिसिस करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कितना डेटा आपके पास है, कितना मैटर प्रेजेंट है। तो पहले यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है विषय वस्तु का तार्किक विश्लेषण, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। देन उसके बाद आपने अपना जो भी सब्जेक्ट का मैटर था उसको एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद आप करोगे एक फाइनल आउटलाइन कि आपने क्या क्या चीजों को प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, आपने जो भी प्रिपेयर किया है उतने ईयर में आप उसकी एक फाइनल आउटलाइन बनाओगे कि मैंने ये कर लिया है। सो यहाँ पर आपका जो फाइनल आउटलाइन है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन मतलब अंतिम रूपरेखा की तैयारी, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा कि आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लोगे, एक रफ ड्राफ्ट आप प्रिपेयर कर लोगे। सो यहाँ पर रफ ड्राफ्ट जो है आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। रफ ड्राफ्ट क्या होता है, आप रफली कोई एक काम कर लेते हो, उसको आप सही वैसे अरेंज नहीं करते, बस रफली प्रिपेयर कर लेते हो, उसे हम कहते हैं एक रफ ड्राफ्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा रिपोर्ट राइट करने में, रिपोर्ट को लिखने में। देन उसके बाद थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा रफ ड्राफ्ट बनाना। रफ ड्राफ्ट के बाद आप उसको रीराइट करोगे, मतलब आपने रफ ले लिया फिर आप उसको रीराइट करोगे, आप अच्छे से सीक्वेंस ऑर्डर करोगे, उसको पॉलिश करोगे, आप उसको अच्छा करोगे, आप प्रॉपर एक डेटा जैसा दिखता है, आप जैसे बुक देखते हो कोई तो उसमें आपको प्रॉपर डेटा मेंशन होता है, आप प्रॉपर डेटा लिखते हो। डेटा जो है आपने जैसे रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया, मतलब आपका डेटा कहीं भी है, एक आप उसको मार्जिन दोगे, प्रॉपर लिखोगे, रीराइट करेंगे और आपका जो भी डेटा है, आपको जो भी मिस्टेक्स लग रहा है उसको आप पॉलिश करोगे। सो रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ये आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, मतलब आपने रीराइट करोगे, आप उसने आपको आपने जो भी डेटा है उसको पॉलिश कर लिया, रीराइट कर लिया और आप एक लास्ट में आपका फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा उसके बाद। सो इस तरीके से आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हो रिसर्च में। सो ये स्टेप्स ऐसे ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी। नेक्स्ट, Schedule in research is defined as, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम
क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। सो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू, स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समय भी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका। स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is, बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा? अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए? मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। सो जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। सो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। सो यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है।
सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है। जैसे हर ईयर, हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। सो यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। तो याद रखिएगा, जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं। अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे। इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब याद रखिए, प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते। मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट इज मेजर्ड बाय। प्रतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को किस स्केल पर मापा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो, तो आप किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे। मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे। सो याद रखिए, आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है उनके 4 टाइप्स होते हैं और इन चारों टाइप को हम कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे। नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले, तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। उनके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो, लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप रैंक देते हो, एक ऑर्डर देते हो। इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। और याद रखिएगा, इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे एंड रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। सो आपको
पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट है, मतलब आप जैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके, तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सोशल स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। जैसे सोशल स्टेटस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। ओके, पहले हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो यहाँ पर ऐसे लोगों ने स्टेटस बताया है, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से। लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे लोअर क्लास के लोग से। ऐसा नहीं कहोगे आप लोअर क्लास के लोग कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से, आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास जो भी डेटा है उसकी बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको, मतलब आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है, आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप किससे मेजर करोगे, आप नॉमिनल स्केल से। क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे, कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं लोअर क्लास से, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनल स्केल नहीं यूज कर सकते हो। इंटरवल, इंटरवल मतलब आपका जो डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे। तो यहाँ पर हम डेटा को इक्वल इंटरवल्स में भी अरेंज नहीं करते हैं। एंड रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में एक खास बात ये होती है कि इसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन किसी का सोशल स्टेटस जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम रेशियो स्केल मतलब अनुपात स्केल का यूज नहीं करेंगे। सो रिस्पोंडेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे, मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे। और जो आपके जो प्रतिवादी है उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको किस स्केल से आप नापोगे, उनका नाम मात्र स्केल से उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको मापोगे। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मापन किसकी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस चीज का मेजरमेंट प्रोसेस होता है, मतलब आपका जो मापन है ये किसकी प्रक्रिया है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। सो मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कोई अननोन चीज है, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की, कोई अननोन चीज है उसको आप मेजर करोगे। कोई अननोन चीज है, कोई अननोन थिंग है, उसको आप मेजर करो जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर, सो आप क्या करोगे, उस चीज को मेजर कर रहे हो आप, सो मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी आपको नंबर, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। सो याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है, अननोन चीजों को, जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है। सो याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अननोन चीजों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है। उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो। उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो। तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे। अब जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोई रीडिंग ले रहे हो, आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो। सो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, पहले जो भी रीडिंग आ रही है, जो भी आपका वेट आ रहा है उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो मेजरमेंट किस चीज का प्रोसेस होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज को आप नाप रहे हो, उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ
ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the validity which is assessed by checking measurement instrument against some future outcome is वैधता जिसका आकलन कुछ भविष्य के परिणामों के खिलाफ माप उपकरण की जांच करके किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि एक वैलिडेशन है, आपने क्या किया, कुछ आप चीजों को, इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहे हो, तो आपने फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकता है उसका आपने कुछ गेस किया कि आपके फ्यूचर का आउटकम ऐसा आ सकता है। सो आपने यहाँ पर फ्यूचर के बारे में कहा है, तो कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, वैलिडिटी से रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म्स गिवन है और हमें जो भी टर्म गिवन है ये वैलिडिटी की डेफिनेशन से सारी, सॉरी वैलिडिटी के टाइप से सारे। सो वैलिडिटी होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। वैलिडिटी क्या होती है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, उसका जो रीजनलेस हो, इसका कुछ रीजन नहीं होता लेकिन लॉजिक हो, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिन है, दिन के बाद रात आएगा, सो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आप कहोगे कि ये लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, दिन के बाद रात ही आता है। सो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है लेकिन लॉजिक है, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। सो यहाँ पर हमें वैलिडिटी की कुछ टाइप्स की मैंने हमें बताना है, इन टाइप्स में से ये कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है, आपने क्या किया, जो फ्यूचर में आउटकम है, फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकते हैं आपने उसको बताया है। सो फ्यूचर में आ रहा है मतलब यहाँ पर आपने फ्यूचर के बारे में गेस करा, ऐसा हो सकता है, ऐसे आ सकते हैं मेजरमेंट। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पर गेस कर रहे हो। सो ये वैलिडिटी, कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मतलब अनुमानित की वैधता। सो ये वैधता किस वैधता की डेफिनेशन होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैधता की, जिसमें आप कुछ गेस कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, आप पहले से बता दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है, आपके कुछ गेसेस कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो आपको जो डेफिनेशन गिवन है ये आपको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब अनुमानित की वैधता की भाषा गिवन है। सो यहाँ पर आपके जो डेफिनेशन गिवन है ऑप्शन बी की डेफिनेशन गिवन है। अब जो हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस गिवन है उन्हें भी हम देख लेते हैं, ये क्या होती है। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जिसको आप देखकर ये बता दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया और उसमें सारे नंबर्स है, आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप उससे देखकर क्या कहोगे कि ये मैथ्स का पेपर है। बेसिकली मैंने आपको मैथ्स का पेपर दिया, आप उससे देखकर डायरेक्टली बोल दोगे कि आप ये मैथ्स का पेपर है। तो आपने क्या किया, देख कर ही आपको पता चल गया, आपने रीड करा उसको फेस से ही, आपको देख कर ही पता चल गया कि ये फेस वैलिडिटी, मतलब आपने एक बार देख लिया और आपको पता चल गया कि इस पेपर में कौन सा कंटेंट लिखा है। सो उसे हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, अग्राभाग की वैधता। सो फेस वैलिडिटी जिसे हम देख कर ही पता कर रहे हैं, यहाँ पर देख कर रहे हैं, कुछ पता कर रहे हैं, आप आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले समय के बारे में आप कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं। सो उसे हम फेस वैलिडिटी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉनकरेंट वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं समवर्ती की वैधता। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट क्या होता है, जो करंट में है, और कॉनकरेंट मतलब यहाँ पर कोई दो फेनोमेना होते हैं, एक फेनोमेना अगर अकर होता है तो उसके बेसिस पर आप गेस करते हो कि वो ऐसा ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया, तो वैसे क्या कहूंगी, वो थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोई दो फेनोमेना है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। सो कॉनकरेंट क्या होता है, एक फेनोमेना के अकर होने पे मैं दूसरे को बता रही हूँ उसका क्या स्टेटस होगा। सो उसे कहते हैं हम कॉनकरेंट वैलिडिटी। सो हमें जो डेफिनेशन गिवन है, कॉनकरेंट वैलिडिटी की भी डेफिनेशन नहीं गिवन है, बल्कि यहाँ पर आप फ्यूचर के बारे में जो मेजरमेंट आएंगे उनका कुछ आउटकम बता रहे हो, सो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट, in order to measure the scatter of the values of items in the observed data, which of the following statistical method is used? निम्नलिखित सांख्यिकीय पद्धति में वस्तुओं को मूल्यों के बिखराव के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बता रहा है आपने कुछ चीज़ों को मेजर किया, उससे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है, कुछ डेटा मिल रहा है, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किया, आपने उसमें से आपने कुछ ऑब्जर्व डेटा मिला, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपको कुछ डेटा मिला। सो उस डेटा के आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि वो डेटा कितना फैला हुआ है। स्कैटर का मतलब होता है कितना वो डेटा जो है फैला हुआ है, कितना वो डेटा जो है बिखरा हुआ है। तो डेटा कितना बिखरा हुआ है उसको आपको मेजर करना है, उसको आपको मापना है। तो उसके लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करोगे आप। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। सो आप मेजर कर रहे हो, मान लीजिए आप पॉपुलेशन में से ये देख रहे हो कि कितने लोगों की इनकम, यहाँ पर जो रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। सो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम हो सकता है 50 से 90,000 के बीच में है। सो आपको देखना है एवरेज लोगों की इनकम क्या होगी। 50 से 90,000 तो हमें मिल गई वैल्यू, लेकिन एवरेज लोग कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कितनी होगी 50 से 90 के बीच में, ज्यादातर लोगों की इनकम कितनी होगी। आपको मान लीजिए मीन किसी का फाइंड आउट करना है, किसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपने डेटा ले लिया, अब उस डेटा का आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि डेटा कितना फैला हुआ है। तो यहाँ पर मुझे सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करूंगी। मैंने हर एक सैंपल में से हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली, हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, और उस इंफॉर्मेशन को मुझे जो भी डेटा मिला उस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब मुझे देखना है ये डेटा कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने कितने 1000 के बीच में लाई करती, कितने लोगों की इनकम 10, कितने लोगों की इनकम 20 से 30 के बीच में लाई करती है, कितने लोगों की इनकम 40 से 50 के बीच में लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने 1000 के बीच में लाई कर रही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। जब भी आपको कितना फैला हुआ, स्कैटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड दिखता है, सो याद रखिएगा आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करोगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर आते हैं आपके टर्म्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस बताता है आपका डेटा कितना फैला हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्कैटर है, मतलब कितना बिखरा हुआ है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मापन किसकी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस चीज का मेजरमेंट प्रोसेस होता है, मतलब आपका जो मापन है ये किसकी प्रक्रिया है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। सो मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कोई अननोन चीज है, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की, कोई अननोन चीज है उसको आप मेजर करोगे। कोई अननोन चीज है, कोई अननोन थिंग है, उसको आप मेजर करो जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर, सो आप क्या करोगे, उस चीज को मेजर कर रहे हो आप। सो मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी आपको नंबर, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। सो याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है, अननोन चीजों को, जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है। सो याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अननोन चीजों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है। उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो। उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो। तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे।
अब जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर तो आप कोई रीडिंग ले रहे हो, आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे पहले, जो भी रीडिंग आ रही है, जो भी आपका वेट आ रहा है उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो मेजरमेंट किस चीज का प्रोसेस होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज को आप नाप रहे हो, उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो। सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंभवता नमूनाकरण प्रतिचयन के लिए सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण, जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी सैम्पलिंग मेथड परफॉर्म करते हो, जब भी सैम्पलिंग चुनते हो, मतलब जब भी नमूनों को चुनते हो, तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे, मतलब आपके जो सैंपल्स हैं उनको दो वे से चूज करते हो। तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी वे से चुनोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से चुनेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे, मतलब रिसर्चर रैंडमली, मतलब यादृच्छिक ढंग से आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर को चुन लेंगे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, वो जनसंख्या में से हर एक मेंबर को अपने जजमेंट कन्वीनियंस की बेसिस पर, मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हैं, मतलब गैर यादृच्छिक ढंग से सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो एक एक कर हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए, each item of population has an equal chance of being included in the sample। नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो, नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हैं। मतलब आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहोगे कि इस मेंबर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी मेंबर को लूंगा, ये दूसरा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में। सो हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है, हर एक मेंबर होता है, उसका चांस ही नहीं होता है कभी कभी सिलेक्ट होने का। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटली पर्पसिवली सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं, ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। रिसर्चर डेलिबरेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं। मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जो आपके शोधकर्ता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर वो जानबूझ के चूज करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे। सो जो मेंबर नहीं आना चाहता है सैंपल में उसको नहीं लेंगे रिसर्चर। सो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका टोटली इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एटम्स आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, जो विकल्प सी है, ये सही हो जाएगा। नमूनों की इकाई को गैर यादृच्छिक ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से, मतलब अपने कन्वीनियंट जजमेंट और पर्पस के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा, मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा। इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।